हेलो बच्चों, कैसे हो। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। चैप्टर का नाम है कांग्रेस सिस्टम यानी कांग्रेस प्रणाली, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन। चुनौतियां और रिस्टोरेशन मतलब समाधान। तो ये जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर, इसमें हम नेहरू जी की मृत्यु की आगे की कहानी पढ़ेंगे। जब नेहरू जी की डेथ हुई थी 27 मई 1964 में, उसके बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले आज शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनकी डेथ हुई थी उस समय, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इन 2 पार्ट्स में, इन 2 व्यक्तित्वों की जो सहायता है, उनकी सहायता से हम इस चैप्टर को आगे समझेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है कि 1947 से और 1964 तक, लगभग 17 सालों तक, 17 ईयर्स तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और शुरुआती दौर में जो भारत की विदेश नीति बनी उसके निर्माता कहे गए। भारत में लोकतांत्रिक जो दृष्टि से अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की स्थापना से रिलेटेड जितने भी समस्याएं, चुनौतियां थी, वो नेहरू जी के सामने आई। नेहरू जी ने उनका समाधान किया। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर का जो लोकतंत्र है उसमें नेहरू जी की बहुत बड़ी देन रही। तो जब उनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 को, तो एक बड़ा सवाल पैदा हो गया और यह माना गया कि भारत में जो लोकतंत्र है उसको नेहरू जी चलाते आ रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो अब उनकी मृत्यु के बाद ये संकट गहरा गया और आलोचकों को लगने लगा कि अब भारत में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और शायद दूसरे देशों की तरह, कई देशों में ऐसे एग्जाम्पल आए जैसे घाना, इस तरह के देशों में लोकतंत्र शुरुआती दौर के बाद कमजोर हुआ और उसके बाद दूसरे तरह का शासन वहां पे आ गया। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण हम ले सकते हैं, वहां शुरुआती दौर में लोकतंत्र के बाद सैनिक तंत्र की स्थापना हो गई थी। तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे थे नेहरू जी की मृत्यु के बाद। इसको हम राजनीतिक संकट के नाम से भी जानते हैं, जब 27 मई 1964 को लंबी बीमारी से नेहरू जी की मृत्यु हो गई। अब सवाल उठा कि नेहरू जी के बाद कौन। इसको कहते हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या या चुनौती। इस चुनौती को बड़े आसान ढंग से सुलझा लिया गया। यहां पे एक उदाहरण हम लेते हैं समकालीन घटनाक्रम का। इंग्लैंड में जब हैरोल्ड मैकमिलन जो है, उनकी डेथ हुई 1964 में, तो 1963 में, तो उसके बाद ये संकट वहां गहराया और स्थायी प्राइम मिनिस्टर आने में लंबा समय लग गया, यानी कि खिंच गया। लेकिन इसके मुकाबले भारत में राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती को बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया। किस प्रकार से सुलझाया? उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने ये सभी सांसदों के सामने विचार रखा और सबके समर्थन से एक नाम जो सुझाया गया वो था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री बने, 9 जून 1964 को उन्होंने शपथ ली और 11 जनवरी की रात 1966 को रात को उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो बड़े ही सिद्धांतवादी नेता थे। उनके नाम पे किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई कि जब नाम निकल के आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, अगले प्रधानमंत्री, तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो अपने व्यवहार में बहुत ही सादे और सरल इंसान थे और बड़े ही सिद्धांतवादी नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए बड़ी आसानी से सभी लोग उनके नाम पर सहमत हो गए और इस प्रकार से 9 जून 1964 को वो देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बहुत ही कम समय तक वो रहे, लगभग 20 महीनों तक, लेकिन उनके इस छोटे से कार्यकाल में काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी नेहरू जी के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी।
इसके बाद जो चुनौती थी वो चीन युद्ध के बाद भारत एक संघर्ष कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी संघर्ष कर रहा था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ा 1965 में, और उन्हीं के कार्यकाल में खाद्यान्न संकट का सामना भी करना पड़ा। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि खाद्यान्नों को उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति और इस प्रकार के जो कदम थे वो उठाए गए। तो किसानों के लिए जय किसान का नारा उन्होंने दिया, और पाकिस्तान को जब हमने युद्ध में हराया तो जय जवान का नारा उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी थे, और 1951 से 1956 तक, उसके बाद में 1957 से लेकर और 1964 तक वो मंत्री रहे। वो इतने सिद्धांतवादी थे कि 1951 से 56 तक जब वो रेल मंत्री थे, उस दौरान एक रेल दुर्घटना हुई, बड़ी दर्दनाक घटना, और उसके बाद में उन्होंने नैतिक फर्ज निभाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से शास्त्री जी काफी सादे और सरल इंसान थे। उनके कार्यकाल में मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा, खाद्यान्नों की समस्या उस समय हमने देखने को मिली, राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर था शास्त्री जी के शुरुआती महीनों में देखने को मिला, लेकिन उन्होंने बड़ी सूझबूझ से जो है पाकिस्तान को युद्ध में हरा भी दिया, और काफी अच्छी नीतियां उस समय उन्होंने बनाई, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को, उसी रात शास्त्री जी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, और जो आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है। तो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती की। हमने डिस्कस किया नेहरू जी की जो मृत्यु है वो किन परिस्थितियों में लंबी बीमारी के कारण हुई। उसके बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती सामने आई उसको सबसे पहले निपटा लिया गया कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना शास्त्री जी की तरह नहीं था। उनके सामने मोरारजी देसाई जी का नाम था, और कांग्रेस के सभी सांसदों में मतभेद भी था, लेकिन उस मतभेद को सुलझाया गया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से। जो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद देश का जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या फिर कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में आएगी, तो उसके लिए सभी सांसदों ने गुप्त मतदान के द्वारा इंदिरा गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री चुन लिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो 1966 से 1977 और उसके बाद 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इससे पहले वो युवा कांग्रेस दल की जो है नेता थी, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय थी, और 1958 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। तो इस प्रकार से उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव जरूर था, लेकिन मोरारजी देसाई के साथ जो है उनका मुकाबला जरूर था। लेकिन इसके बाद में वो प्रधानमंत्री बनी, और 1966 से 77 तक उन्होंने देश की बागडोर संभाली। उसके बाद 1980 से 84 के बीच अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो हरित क्रांति को आगे बढ़ाना सबसे जरूरी उनके कार्यकाल में देखने को मिला। इसके बाद में उनके कार्यकाल में 1967, उसके बाद 1971 और उसके बाद 1980, इन 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, कांग्रेस को जीत मिली थी इन 3 लोकसभा चुनाव में। इसके साथ में जो उनके कार्यकाल में जो बड़ी कामयाबियां थी जो देश को मिली, वो सबसे बड़ी कामयाबी थी 1971 में पाकिस्तान को हराना और बांग्लादेश का निर्माण करना। बांग्लादेश का निर्माण और पाकिस्तान को हराना 1971 में। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। हालांकि उनके विरोधियों ने इंदिरा गांधी को हटाओ का नारा भी दिया, लेकिन मतदाताओं ने उनको नकार दिया, और इंदिरा गांधी को जो है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद में तो ये युद्ध का हो गया, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने जो है देश को जीत दिलाई। इसके अलावा 1974 में 1974 में उन्होंने जो है
परमाणु परीक्षण करवाया। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आणविक जो परीक्षण था, न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पोखरण के अंदर, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ। अगर आप और उपलब्धियों को देखेंगे तो परमाणु परीक्षण के साथ पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध में जीत और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी एक जो है उनके कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि थी। और हरित क्रांति को और जो है नई गति देना भी एक बड़ी उनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी सफलता हम मान सकते हैं। और लास्ट में 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये था इंदिरा गांधी जी के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती के बारे में कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जो है प्राइम मिनिस्टर बने और उनके कार्यकाल में कौन सा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंदिरा गांधी जी के बारे में, उनके कार्यकाल में कौन सा घटनाक्रम हुआ, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके साथ एक पॉइंट और आता है, एक टॉपिक छोटा सा, वो भी मैं आपको अभी बता के चलता हूं कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वो अभी डिस्कस करते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इस दौरान देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं, इनको आप याद रखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता, ये दौर राजनीतिक अस्थिरता का था, क्योंकि देखिए एक छोटे से समय में ही 2 प्रधानमंत्रियों की जो है डेथ हो गई थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंतराल पे ही 1966 में 10 और 11 जनवरी की रात को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होगी ताशकंद के अंदर, जो ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो इस तरह से एक राजनीतिक अस्थिरता थी और देश की जो बागडोर है वो किसके हाथों में आएगी और किस तरह से लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी एक समस्या थी। इसके बाद खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, और हालांकि खाद्यान्न संकट जो है उससे निपट लिया गया हरित क्रांति के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के अंदर अनाजों का जो उत्पादन था वो प्रभावित हुआ था उस समय। भारत चीन युद्ध 1962 आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने इसमें डिस्कस किया था। तो भारत चीन युद्ध के कारण भी भारत को काफी नुकसान हुआ था, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को भी काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था, हालांकि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन काफी ज्यादा हमें आर्थिक नुकसान उस समय उठाना पड़ा था। तो ये एक और 1960 के दशक में ही हुआ। इसके बाद अकाल पड़ना, उसी समय 1966 से 1969 तक जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं को 1 वर्षीय योजना में बदलना पड़ा, तो उस समय ये अकाल का ही दौर था, जब जिसके कारण गरीबी भी फैली और उसके बाद सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन ने भी इस दशक को और खतरनाक बना दिया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज करें और जो समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।